आज हम स्टार्ट करेंगे और मैं हेडिंग ही डालूंगा स्टेप्स फॉर डिसोल्यूशन। मतलब आपने लास्ट कौन सा नंबर का पॉइंट लिखा था, मेरे पास वो शीट नहीं है क्योंकि वो करप्ट हो गई, तो जो पॉइंट नंबर लिखा था वो आप मुझे बता दो। अब अपन स्टार्ट करेंगे स्टेप्स फॉर डिसोल्यूशन नाम से। मतलब कल जो इंट्रोडक्शन था एक अपन ने ले लिया, आज मैं स्टार्ट करूंगा, हेडिंग ही डालूंगा स्टेप्स फॉर डिसोल्यूशन, और आपको समझ में आ जाएगा कि कल का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट था और मैंने क्यों कहा था कि कल वाला आपको इंडिपेंडेंटली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस कल का नोट नंबर जो था वो मुझे बता दो, लास्ट कौन सा नोट अपन ने लिखा था, ताकि मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे नोट नंबर लिख दूं आपके लिए, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। नोट नंबर कौन सा था जो अपन ने लिखा था? 4 अकाउंट्स दैट आर प्रिपेयर्ड। 4 अकाउंट्स तो ठीक है, मतलब अपन ने जो प्रिपेयर किए थे, नंबर भी तो डाला था उसके पहले, 3rd था, 4th था, 5th था, 3rd था। ओके ठीक है, सो लेट्स पुट द नेम ऑफ दिस नोट नंबर एज 4। तो अब अपन डालेंगे कि यार अकाउंटिंग एस्पेक्ट से, अगेन मैं कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं? अकाउंटिंग एस्पेक्ट गाइस। मतलब मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि अगर मुझे डिसोल्यूशन करने का है तो मुझे क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या है पता है? ट्रांसफर ऑफ, क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू, मतलब जो भी हमारे, मैंने कल आपको स्टार्ट किया था और मैंने कहा था जैसे आज एक सैंपल क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करते हुए जाऊंगा, ये भी कंप्लीट कल ही होगा वैसे क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा था डिसोल्यूशन का बेसिक्स अपने को 3 लेक्चर लगेंगे, एक जा चुका, एक आज और एक कल। आप एक्सपर्ट हो जाओगे 3 में। अब आप सुनिए, मैंने कहा ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या है ये अपने पास? क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताऊं, मैंने कहा इस क्वेश्चन में अपने को करने का क्या है। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं ये बैलेंस शीट की, आ रहा समझ में? मैं बात कर रहा हूं ये जो बैलेंस शीट की, जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होगी ऑब्वियसली उसकी एक बैलेंस शीट होगी। भाई जब भी कोई फर्म होगी और वो कह रही है कि हम आज तक तो काम कर रहे थे बट अब आज के बाद से हम हमारा बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, तो भैया जब आप अपना धंधा बंद करने जा रहे हो तो अल्टीमेटली आप अपने एसेट्स जो पड़े हैं उनको बेचोगे, ताकि बेच के जो पैसा है उससे आपके ऊपर जो भी लायबिलिटी है उसका आप पेमेंट करो। क्लियर है? तो बेसिकली यहां पे जो पहला स्टेप है वो क्या बात करता है? बेसिकली वो ये कहता है कि भैया जो भी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, सबसे पहले आपको इनको उन 4 अकाउंट्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू द 4 अकाउंट्स। अब गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कल का लेक्चर बेस क्यों है, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि डिसोल्यूशन के वक्त 4 अकाउंट्स कौन से बनते हैं। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। कल तक अपन बार बार रिपीट करते रहेंगे, फिर कल के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम एक्सपर्ट हो गए हो। आ जाओ, ये 4 अकाउंट कौन कौन से 4 अकाउंट है गाइस? सबसे पहले मैंने कहा पहला अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप होता है कि भाई जो भी, मतलब हमें मतलब नहीं है, अब किससे मतलब नहीं है, ये जो नीचे लिखा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब नहीं है एसेट बिका नहीं बिका, लायबिलिटी को पेमेंट हुआ नहीं हुआ, हमें उससे 1% भी मतलब नहीं है। हमारे को किससे मतलब है बच्चों? हमारे को मतलब किससे है? हमारे को मतलब इससे है अभी सिर्फ और सिर्फ कि बैलेंस शीट में जो आइटम आ रहे हैं उन आइटम्स को इन 4 अकाउंट में ट्रांसफर करना। क्या है 4 अकाउंट का नाम? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है गाइस? रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है गाइस? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद गाइस हमारे पास क्या है? उसके बाद गाइस हमारे पास है हमारा क्या? लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैश और बैंक। कौन सा अकाउंट है? कैश और बैंक। तो मैं यहाँ कैश अकाउंट लिख देता हूँ। तो बेसिकली हमें पहला स्टेप क्या करना है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बुक्स को ना बंद कर रहा हूं, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहा हूं, तो सबसे पहला मेरा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि भैया जितने भी मेरे को एसेट और लायबिलिटीज दिखते हैं इनको मैं ट्रांसफर करूंगा। कहां ट्रांसफर करूंगा? इन 4 अकाउंट्स में। और इन 4 अकाउंट्स में कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाएगी ये मैं कल आपको बता के लेके आया हूं। याद आ रहा है? कल के लेक्चर में मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बट अगेन वो भी क्या था? थियोरेटिकल था कि ये यहां जाएगा, ये वो जाएगा। आज मैं प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन में हर एक स्टेप करता जाऊंगा, ये क्वेश्चन बताता जाऊंगा। अब मैं मेरे स्टेप्स के लिए 2 पेज छोड़ रहा हूं कि सारे स्टेप मेरे 2 पेज में आ जाएंगे। अब मैं ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूं ये मैं यहाँ लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर जो भी होगा मैं डाल दूंगा, प्रोबेबली शीट जब मिलेगी ये क्वेश्चन नंबर 16 या 17 होना चाहिए।
तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं। अब मैं कहता हूं सबसे पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑफ दीज बैलेंसेस टू डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स। मैं इन जो भी मेरे को बैलेंस शीट में ये दे रखे हैं इनको मैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करूंगा। कैसे करूंगा अभी आपके सामने है। मैं यहां पे अकाउंट बना रहा हूं। पहला मैं देखो अभी लेजर बना रहा हूं पहले, उसके बाद मैं आपको जर्नल बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें अकाउंट बनाना बड़ा आसान होता है, बच्चे को क्लिक बहुत जल्दी करता है, फिर मैं जर्नल पे आऊँगा। स्टोरी क्लियर है। तो मैंने कहा ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। सर रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाते तो जा रहे हो, आप हमें साथ साथ ना वापस रिविजन होता जाए, नेचर भी बताते जाओ। मैंने कहा ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है इस अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंस आता है, लॉस आता है, प्रॉफिट आता है और इनकम आती है। मतलब ये 4 तरह के नेचर के आइटम यहाँ आते हैं। बाद में देखेंगे क्या कैसे, अभी बिल्कुल बेस बनाते जाओ, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद मैंने कहा आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रहा समझ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं अभी अपन देख लेते हैं यार, कोई अपने को जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखने का है। मैंने कहा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कितने पार्टनर हैं ये देख लेता हूँ मैं। सवाल देखो कितने पार्टनर हैं, एक एक्स है और एक वाई है, और कोई नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा बड़ा ही आसान है, 2 लोग हैं इसमें बस पार्टनर। तो मैंने यहाँ डाला पर्टिकुलर्स और यहाँ एक्स और यहाँ पे वाई, पर्टिकुलर्स और यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। आ रहा समझ? ये यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैंने यहाँ पे इस लेवल तक क्लोज कर दिया। मैंने कहा अब तीसरा अकाउंट भैया पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट बना लेता हूँ। पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ पे क्या डाला? पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या? अमाउंट, यहाँ पे क्या? पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या? अमाउंट। ठीक है, ये मैंने एक बेस बना दिया। अब लास्ट कैश अकाउंट। भाई सारे के सारे अकाउंट बनाने का फॉर्मेट तो एक ही है, एक तरफ डेबिट होती है, एक तरफ क्रेडिट होती है। अपन लेजर बना रहे हैं, जैसे लेजर बनाते थे ना क्लास 11th में। सर क्लास 11th का याद किसको होता है? आपको पता है। अरे इसीलिए तो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, अजम्पशन ले नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपन ने एक साइड बनाई डेबिट, एक साइड बनाई क्रेडिट। अब आराम से देखते जाना, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने कहा अब आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दे रखी है? बैलेंस शीट। ये देखो बैलेंस शीट, ठीक है। अब मुझे क्या करने का है मेरे प्यारे बच्चों? इस बैलेंस शीट में से ना एक एक आइटम को आइडेंटिफाई करने का है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें ना आइडेंटिफाई कर लेता हूं किसको? पहले एसेट साइड को। याद करो कल जब मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, फटाफट एक बार पेज खोलो ना और वो वाला पॉइंट देखो जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसेट को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फटाफट देखो एसेट को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, बताओ मुझे, बताओ। इससे ज्यादा हिंट क्या दूं? कितने टाइप्स में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5। कितने टाइप में? 5। कौन कौन से टाइप में? एसेट्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं बेटा? 5 टाइप्स। कौन सा टाइप है? सबसे पहला टाइप मेरा क्या है? सबसे पहला टाइप है मेरा कैश। कैश मान लेता हूं, कैश या बैंक का बैलेंस। दूसरा टाइप मेरा क्या है? दूसरा टाइप मेरा इसमें क्या है? मैंने कहा अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो, मतलब ऐसा लॉस जो अभी तक बटा ही ना हो। तीसरा, अगर कोई लोन हो एसेट साइड तो वो देख लेंगे, पार्टनर्स लोन की बात कर रहा हूं। चौथा, मेरे पास अगर डेटर और साथ में उसके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है क्या, मतलब ये चौथा टाइप तभी बनेगा जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी होगा। पांचवा, इनके अलावा सारे के सारे एसेट्स, इनके अलावा सारे के सारे एसेट्स। आ रहा सुन? तो मैं इन कैटेगरी में पहले डिफाइन करता हूं। तो मैंने कहा सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्या ये कैश में जाती है? नहीं। क्या ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है? नहीं। क्या ये लोन है? नहीं। क्या ये डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है? नहीं। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? अदर एसेट की कैटेगरी में आ गया। कहां आ गया ये? अदर एसेट की कैटेगरी में आ गया। मैं जो कल थ्योरेटिकली पढ़ाया था क्वेश्चन पे प्रैक्टिकली अप्लाई करके बता रहा हूं। अब मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स है। क्या इन्वेस्टमेंट कैश या बैंक है? नहीं। क्या वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है? नहीं। पार्टनर्स लोन है? नहीं। क्या वो डेटर्स लेस पीबीडी है? नहीं। तो ये भी कहां गया? सारा बचा हुआ कहां जाएगा? अदर एसेट्स। सन्ड्री डेटर्स तो है,
अब ध्यान से सुनना, डेटर्स तो है बट क्या इसके साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस किया हुआ है? नहीं। तो ये भी आप अदर एसेट की कैटेगरी में डाल देना। इसको सेपरेटली तभी क्लासिफाई करना है जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दिया हुआ हो। सर क्यों, क्या? ये आगे जब वो क्वेश्चन आएगा ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला, तब अपने को लॉजिक पता पड़ेगा, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट। नाउ व्हाट विल बी द एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट तो यार एक खर्चा था, एक्सपेंस था। हमने हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चा किया वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। तो ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, मतलब एक ऐसा नुकसान जो हमने कर तो दिया बट अभी तक इसको पार्टनर्स में बांटा नहीं। अरे यार, जो भी नुकसान होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो पार्टनर्स का ही तो होता है। तो अगर वो पार्टनर्स में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस कहते हैं। अगर एसेट साइड आ रहा है तो लॉस, क्योंकि ये ओनर से लेना है। हम फर्म की बुक्स में बार बार याद दिला रहा हूं। अब मैंने कहा बचा फर्नीचर। क्या फर्नीचर कैश बैंक है? नहीं। क्या फर्नीचर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है? नहीं। क्या लोन है? नहीं। क्या डेटर्स पीवीडी है? नहीं। तो ये भी कहाँ गया? अदर एसेट्स। तो सबसे पहले आपने ये क्लासिफाई करना सीखा कि यार हमारे को क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, हमें उसको इन 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी अपन बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, तो ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे क्लासिफाई करके चल रहे हैं। जब आप 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको ये क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस कैलकुलेशन विल ऑटोमेटिकली हैपन इन योर ब्रेन। ठीक है। अब मैंने कहा क्या करने का है। मैंने कहा ये जैसे ही फर्स्ट क्राइटेरिया आया, अब मैंने कहा आप याद करो। अब ध्यान से देखो, मेरे को एक बात बताओ ना, ये अदर एसेट जो भी हैं, ये 4 अदर एसेट्स हैं। ध्यान से सुनना, ये 4 अदर एसेट्स हैं। आप मुझे बताओ, ये जितने भी अदर एसेट्स हैं, आपको नहीं लगता आज की डेट में हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म, मतलब फर्म को बंद कर रहे हैं? तो इन एसेट को हमें मार्केट में बेचना पड़ेगा। इन एसेट को मार्केट में बेचना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास पैसा आएगा। हम डिसॉल्व कर रहे हैं मतलब फर्म को बंद कर रहे हैं। फर्म को बंद कर रहे हैं तो एसेट को बेचा जाएगा, उससे पैसा आएगा और उसी से तो हमारे ऊपर जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट होगा, नहीं तो अपने आप कैसे होगा? तो इसलिए इनको हमें रियलाइज करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इनको हमें रियलाइज करना है। रियलाइज कैसे करोगे? मैंने कहा आप इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। कहां ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। तो मैंने कहा यहां डेबिट लिखा मैंने। अभी के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप इसको रियलाइजेशन को डेबिट साइड डाल दो। कहां डाल दो? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। एक एक अदर एसेट को डाल दो, फिर मैं आपको इसका लॉजिक भी बताता हूं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक एक करके आराम से डालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को एक एक स्टेप पे बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना है। आज हमारा टारगेट क्या है पता है तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ कि अगर स्टेप 1 का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिमाग में सेट हो जाए, स्टेप 2 का कॉन्सेप्ट पढ़ लें और स्टेप 2 को यहां प्रैक्टिकली अप्लाई कर दें, बस। और कुछ ज्यादा अपना टारगेट नहीं है। अब सुनो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी? द वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज 1 लाख। स्टोरी इज क्लियर टू यू? उसके बाद मैंने कहा क्या है मेरे पास? उसके बाद मेरे पास और कौन सा एसेट है जिसको रियलाइज करना है? इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा यहां डाला मैंने इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने डाला डेटर्स और अल्टीमेटली मैंने डाला मेरा फर्नीचर। ये 4 मेरे पास एसेट हैं जिनको मुझे रियलाइज करना है, जिनके सामने मुझे पैसा कलेक्ट करना है। एम आई मेकिंग सेंस? अब मैंने कहा यहां पे डालते हैं वैल्यू। 1 लाख तो डाल दिया, 3,75,000। तो यहाँ पे आया 3 लाख, यहाँ पे आया 75,000 और लास्ट ही लास्ट जो है मेरा दैट इज 1,78,000 फर्नीचर। तो मैंने एसेट साइड से ये सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? रियलाइजेशन में। अब मैंने कहा एक बार आप विजुअलाइज कर लो बस। ये तो अकाउंट देखो यहाँ बना दिए। अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे छोटा सा मैं यहाँ पे अगर बोलूँ, अगर मैं जर्नल थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गाइड करना जरूरी है ताकि ये एंट्री समझ में आए, इसलिए बस मैं आपको यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे आप देखो, इस लेजर को केयरफुली देखोगे तो मैंने कौन सी तरफ लिखा है? रियलाइजेशन के डेबिट साइड। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि एंट्री मारते वक्त रियलाइजेशन को डेबिट किया गया है। इसका मतलब जो एंट्री मारी गई है वो मारी गई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या मारी गई है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो चारों के चारों चीजें हैं इनको क्रेडिट मारा गया है। सीधी सी बात है।
अरे जर्नल से जब आप पोस्टिंग करते हो तो पोस्टिंग कैसे होती है भाई? जर्नल से जब आप पोस्टिंग करते हो तो पोस्टिंग कैसे होती है? पोस्टिंग ऐसे ही तो होती है यार, पोस्टिंग ऐसे ही तो होती है। आप देखो यहां पे इसका टोटल कर लो, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख 40, 6 लाख 53 आई थिंक। एक बार चेक कर लेंगे अपन, तुम क्लैरिकल देख लेना कोई एरर कर दिया हो कैलकुलेशन के वक्त। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा ये एंट्री मारी, सर ये एंट्री का लॉजिक बताओ। मैंने कहा एक बात बताना, कल मैंने तुम्हें स्टार्ट होते ही एक चीज बोली थी, मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी, मैंने कहा हम ये डिसोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? डिसोल्यूशन। मैंने कहा डिसोल्यूशन का मतलब यह है कि हमें बुक्स को क्लोज करना है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? हमें बुक्स को क्लोज करने का है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? हमें बुक्स को क्लोज करना है। बुक्स कब क्लोज होंगी? बुक्स कब क्लोज होंगी? जब मेरे पास एसेट जीरो बचेगा। भाई जो एसेट है मेरे पास उसको मैं बेचूंगा और अल्टीमेटली एसेट भी नहीं बचेंगे, लायबिलिटी भी नहीं बचेगी, तब मैं कह दूंगा अब बुक्स क्लोज हो गई, सारा सेटलमेंट हो गया, सब काम हो गया। यही करूंगा मैं। तो मेरे को एक बात बोलो ना, जब ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है तो ये जितने भी अदर एसेट हैं ये एसेट साइड है। क्या है? एसेट साइड। मुझे आप बताओ ना, ये एसेट जो है इसका बैलेंस कौन सा होता है? ये जो एसेट होता है इसका बैलेंस कौन सा होता है? ऑब्वियसली एसेट का बैलेंस डेबिट होता है यार। भाई आपको ये दिमाग में तो पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने भी बता दिया कि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। वैसे ही लायबिलिटीज जो होती हैं उनका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब आप सुनिएगा मेरी बात बिल्कुल दिमाग लगा के। मैंने कहा जब मैं इन सारे के सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करता हूं तो आप मुझे बताओ ना, इन सारे के सारे एसेट्स को मैंने किया क्या? इन सारे के सारे एसेट्स को मैंने किया क्या? कैन आई से दैट इनको मैंने इन शॉर्ट क्रेडिट मारा ना? मतलब जिन एसेट का बैलेंस डेबिट था उनको सबको मैंने क्रेडिट किया और रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गए सारे। इसका मतलब अब जैसे ही आपने ये एंट्री मारी आपके एसेट का बैलेंस जीरो हो गया। मतलब आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का बैलेंस 1 लाख रुपए था डेबिट, आपने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर दिया, मतलब बैलेंस कितना हो गया? जीरो। तो आप देख रहे हो हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट यही था कि हमें बुक्स को क्या करना है? क्लोज करना है। बुक्स को क्या करना है? क्लोज करना है। बुक्स क्लोज कैसे होंगी? एसेट और लायबिलिटी को आपको जीरो करना पड़ेगा। तो आपने जब ये एसेट साइड में अदर एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, आपने वो फर्स्ट स्टेप उठा लिया किसकी तरफ? बुक्स को क्लोज करने की तरफ। तो आपके एसेट का बैलेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। क्लियर है? अब कोई सवाल ये पूछ सकता है कि सर आपने इसको रियलाइजेशन में डाला, मतलब जो दिमाग में तुम्हारे सवाल आने चाहिए वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैंने कहा सवाल ये आना चाहिए कि सर आपने ये रियलाइजेशन साइड में डेबिट लिखा, नंबर 1 ऐसा क्यों? नंबर 2, आपने जब चालू हुआ था ये लेक्चर तो आपने हमें ज्ञान दिया था कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। तो सर अब आप एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट में तो आपने आगे लिख भी रखा है, अभी तो हमारे पास प्रूफ भी है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक्सपेंस है, लॉस है, प्रॉफिट है, इनकम, ये 4 चीजें ही आएगी। आपने तो डेबिट साइड एसेट की वैल्यू डाल दी, आपने तो डेबिट साइड एसेट की वैल्यू डाल दी, तो ये तो गलत हो गया ना। डेबिट साइड तो इस अकाउंट के लॉस आना चाहिए। भाई ये नॉमिनल अगर अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? या तो यहां एक्सपेंस आना चाहिए या यहां लॉस आना चाहिए। यहां पे इस अकाउंट में अगर मैं कहूं क्रेडिट साइड कोई चीज आ रही है तो क्रेडिट साइड क्या आएगी? या तो इनकम आएगी या फिर आपके कोई प्रॉफिट आएगा। स्टोरी क्लियर है? तो सर आपने ये डेबिट साइड सारे के सारे प्रॉफिट्स क्यों डाल दिए, मतलब सारे के सारे एसेट की वैल्यू क्यों डाल दी? मैंने कहा अब आप देखो, मैंने आपको क्या कहा था, पूरे के पूरे डिसोल्यूशन प्रोसेस में ये 4 अकाउंट ही काम में आएंगे। अब होगा क्या, लेट्स से फ्यूचर में जब ये एसेट बेचा जाएगा, लेट्स से ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बेची, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जब बेचेंगे, लेट्स से ये बेची 1,50,000 में, तो मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक। क्या लिखूंगा मैं? बाय बैंक। जब भी फ्यूचर में बेची जाएगी, अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि डेबिट साइड रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने से कैसे कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। जब मैं इसको बेचूंगा, मैंने लेट्स से बेचा 1,50,000 में, नाउ लेट्स ट्राई टू कंपेयर। मैंने कहा यहां पे मैंने क्या वैल्यू लिखी? 1,50,000। यहां पे मेरे ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी कितने की? 1 लाख। आप मुझे बताओ इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन से आपने 1 लाख रुपए का सामान 1.5 लाख रुपए में बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ?
आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ 50,000 का। अब आप देख लो क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ऐसा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट बुक होना चाहिए था। आपने डेबिट साइड कॉस्ट लिख दी 1 लाख की, आपने क्रेडिट साइड उसमें जितने में बेचा वो लिख दिया, तो इन शॉर्ट नेट आपके इस अकाउंट में गेन बुक हो रहा है ना भाई। नेट क्रेडिट अगर आप देखोगे तो 50,000 का ही इसमें बुक हो रहा है। इसका मतलब आप ये जो अकाउंटिंग कर रहे हो ये गलत नहीं है। अब मैंने कहा सर ये तो आपने ज्यादा ले लिया, कम में बेचते तो। मैंने कहा कम में ले लो। अगर आप 80,000 में बेचते तो आप रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर करोगे? 80,000। तो अब आप देखो डेबिट कॉस्ट किया आपने 1 लाख, क्रेडिट आपने किया 80,000 से। कैन आई से दैट आपने नेट 20,000 से डेबिट कर दिया। अरे 1 लाख से डेबिट, 80,000 से क्रेडिट, तो नेट खर्चा कितना बुक हुआ? नेट लॉस कितना बुक हुआ? 20,000। तो इन शॉर्ट आप देखोगे जब आप डेबिट साइड कॉस्ट लिख रहे हो और क्रेडिट साइड उसकी सेल्स वैल्यू डालोगे ना इसके सामने, तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली ऑटो कैलकुलेट होता जाएगा। ये इसी हिसाब से बनाया गया। बट अभी टेंशन मत लेना, ये तो आगे का मैंने थोड़ा ज्यादा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। अपने को तो अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप से मतलब था। याद करो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? मेरा फर्स्ट स्टेप था कि जो भी आपको बैलेंस शीट में, अब आप लिंकेजेस बनाना थोड़ा चालू करना। आपको मैंने फर्स्ट स्टेप में बोला था कि जो भी मेरे एसेट हैं, जो भी मेरे लायबिलिटीज हैं, मैं उनको इन 4 अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया कि मेरे पास अब जितने अदर एसेट्स हैं वो सारे के सारे अदर एसेट्स मैं उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है सर, आपने ये क्यों छोड़ दिया? ये एडवर्टीजमेंट क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा आप बताओ, सोचो। नंबर 1 सवाल, क्या एडवर्टीजमेंट बाजार में बेचा जाएगा और उसके सामने कोई पैसा आएगा क्या? नहीं। अरे एडवर्टीजमेंट तो तुमने पहले कर चुके हो, ये खर्चा तो ऑलरेडी हो चुका है, बट आपने अभी तक इसको बांटा नहीं है। किसमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया? पार्टनर्स में। तो भैया ये लॉस किसको बिलोंग करता है? पार्टनर्स को। तो ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। मुझे बताओ ये पैसा पार्टनर को लेने का है कि देने का है? मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूं, जो पार्टनर्स कैपिटल बच्चे बहुत दिनों बाद देख रहे हैं या जिन्होंने ढंग से अभी तक देखा ही नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहां पे स्टोरी क्या है? स्टोरी ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे पार्टनर्स को ये जब डेबिट होता है ना, पार्टनर को आप डेबिट कब करते हो? जब उससे कुछ लेना है। पार्टनर को क्रेडिट कब करते हो? जब उसको कुछ देना है। मुझे एक बात बताओ आप कि आपको पार्टनर्स को ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, मतलब फर्म कहती है भैया हमें लॉस हुआ, हमारा एक खर्चा है, मतलब 10,000 रुपीज का एक एक्सपेंस है जो अभी तक तुमने हमें दिया नहीं है वापस। सर ये ओनर देता क्यों है? वापस बता रहा हूं लॉजिक, कल भी बताया था भैया। फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है अल्टीमेटली उसको बियर कौन करता है? ओनर। तो अगर फर्म को 10,000 का लॉस हुआ तो ये 10,000 का लॉस बियर कौन करेगा? ओनर। तो भैया जब 10,000 का लॉस हुआ तो फर्म ने एसेट बना लिया ये कहते हुए कि ये 10,000 हमें कौन देगा? ओनर देगा। तो ये पैसा हम किससे लेंगे? ओनर से लेंगे। अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि ले लेते तो वहां पे बैलेंस नहीं दिखता, बट बैलेंस दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो अब हमें ये पैसा लेना है, तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे? टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और हम ये किससे ले लेंगे? पार्टनर से। सर पार्टनर में तो हमारे पास 2 लोग हैं, एक्स और वाई, किससे लेंगे? मैंने कहा क्या पूरे क्वेश्चन में कोई रेशो दे रखा है? नहीं। जब भी रेशो नहीं गिवन होता, रेशो क्या होता है? 1:1। तो भैया 5,000 रुपये आप एक्स से लोगे और 5,000 रुपीज ही आप किससे लोगे? वाई से लोगे। अब वापस बताता हूं, वापस देखो आप गैम्बिट। मैंने कहा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री क्या होगी? मैंने कहा ये पैसा पार्टनर से लेना है। तो मैंने कहा जब भी पार्टनर से आप कुछ लेते हो उनको डेबिट करते हो तो आपने एक्स को और वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहां पे आपने 2 में डाल दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड। नाम क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड का नाम भी है हमारे पास, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। क्या है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब वापस लॉजिक देखते चलो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा याद करो बचपन, आज के लेक्चर का याद कर लो, चलो ज्यादा पीछे मत जाओ। मैंने कहा आज अभी मैंने तुम्हें जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया था? मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले तुम्हें एक चीज बताई थी। मैंने कहा डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है बुक्स को क्लोज करना, मतलब एसेट को जीरो करना, लायबिलिटी को जीरो करना। अब मुझे एक बात बताओ, ये एडवर्टीजमेंट कौन सी साइड है? एसेट साइड। और एडवर्टीजमेंट का बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। जब आपने भैया पार्टनर्स को ये ट्रांसफर किया तो आपने एडवर्टीजमेंट को क्रेडिट कर दिया, तो एडवर्टीजमेंट का जो बैलेंस है अब हमारी बुक्स में कितना हो गया? हमारी बुक्स में 0 हो गया।
हमारी बुक्स में एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस कितना हो गया? 0। पहले था 10,000, मैंने क्रेडिट मार दिया, कितना बचा? 0। कितना बचा गाइस? 0 बैलेंस बचा इसमें। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो आगे, मैंने कहा ये था हमारा कौन सा वाला स्टेप? ये था हमारा अभी पहला स्टेप जिसमें हमने सिर्फ एसेट्स को ट्रांसफर किया है। किसको ट्रांसफर किया है माय डियर फ्रेंड्स? हमने सिर्फ और सिर्फ एसेट्स को ट्रांसफर किया है। अभी भी बहुत सारी चीजें ट्रांसफर करना बाकी है। अब आप सुनिएगा कैसे। मैंने कहा अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे एक्स और वाई का कैपिटल का बैलेंस। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने यहां पे कितने अकाउंट बनाए थे? 4। एक तो रियलाइजेशन, हमने कहा था जिन लायबिलिटीज को अदर लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी है, वो तो रियलाइजेशन में जाएगी, जिनको हमें सबसे पहले पेमेंट करना है। अब आप एक और चीज समझो, लायबिलिटी अगर आप चालू कर रहे हो ना, तो लायबिलिटी का आप दिमाग में एक चीज सेटअप रखो। ये देखो यहाँ पे मैं ये 4 अकाउंट बना रहा हूं ना, इन 4 अकाउंट का मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं, ठीक है? अब देखो, बेसिकली कैश और बैंक को आप एक बार छोड़ दो, अभी कैश और बैंक को आप छोड़ दो, ये तो एक बैलेंसिंग अकाउंट है। मैंने कहा हमने ये 3 अलग अलग अकाउंट क्यों बनाए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक अकाउंट भी बन सकता था। हमने 3 अकाउंट क्यों बनाए? क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कि जब भी आप डिसॉल्व करते हो फर्म को, आप अपने एसेट को बेचोगे और आपके पास पैसा आएगा, तो कानून में, लॉ में, वो जो पैसा आपके पास आ रहा है ना माय डियर फ्रेंड्स, उस पैसे का पेमेंट करने का भी एक फॉर्मेट है। आ रहा समझे? आपके पास जो पैसा आया, वो पैसा आप सबसे पहले पे करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज को। तो भैया सबसे पहले प्रायोरिटी नंबर 1 किसको होगी? प्रायोरिटी नंबर 1 होगी आउटसाइड लायबिलिटीज को, जो कि रियलाइजेशन में जाते हैं। भाई जो भी आउटसाइड लायबिलिटीज है ना, थर्ड पार्टी वाली लायबिलिटीज है, बाहर वाले लोगों की लायबिलिटीज है, वो सारी की सारी प्रायोरिटी 1 होती है। मतलब आपके पास जो पैसा आया बेच के, सबसे पहले बाहर वाले लोगों को पे करो, तो वो सारे के सारा पैसा, बाहर वाली लायबिलिटीज हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? रियलाइजेशन में। तो जैसे ही, अब रियलाइजेशन में क्यों दिखाते हैं? सुनना, आपने सारे के सारे एसेट अभी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए मुझे बताओ? आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो आप जब इन एसेट को बेचोगे तो पैसा कहां आएगा? रियलाइजेशन में। मतलब इन शॉर्ट यहीं पे आपके पास पैसा आएगा। अब सबसे पहले जब पैसा आएगा एसेट को बेच के, तो रियलाइजेशन में ही वो लायबिलिटी ट्रांसफर कर देंगे, जो हमारी कौन सी लायबिलिटी है? आउटसाइड लायबिलिटी, ताकि सबसे पहले उनका पेमेंट हो जाए। मैंने कहा भैया हमने उनका पेमेंट कर दिया, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। अब जब बाहर वालों का आपने पेमेंट कर दिया, तो अब सेकंड प्रायोरिटी आएगी पार्टनर्स लोन की। अब जैसे ही बाहर वालों को पेमेंट हुआ, अब सबसे पहले कटोरा लेके कौन खड़ा रहेगा? पार्टनर लोन। मतलब इन शॉर्ट, पार्टनर 2 तरह से फर्म में पैसा दे सकते हैं भाई। एक तो एज अ ओनर उनको जो कैपिटल लेके आनी थी वो लेके आनी है, बट मैंने कहा एक और तरीका है। फर्म को जरूरत थी, फर्म ने कहा बैंक के पास जाएंगे, हजारों फॉर्मेलिटीज लगेंगी, इंटरेस्ट भी ज्यादा लेंगे, तो दे कॉन्टेक्टेड वन ऑफ देयर पार्टनर और बोले कि भैया तू हमें लोन दे दे यार, हम तेरे को इंटरेस्ट दे देंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। अब एक बात बताओ, क्या जो एज अ कैपिटल पैसा दिया और जो एज अ लोन पैसा दिया, क्या वो सेम है? नहीं भैया। लोन मतलब माना कि वो बिल्कुल आउटसाइड पार्टी नहीं हो सकती जो रियलाइजेशन में जा रही है, थर्ड पार्टीज, बट यस उसको एटलीस्ट कैपिटल से तो पहले पेमेंट करो, क्योंकि उसका लोन है, कैपिटल की तरफ थोड़ी है। क्योंकि जो आदमी कैपिटल के तौर पे पैसा दे रहा है, मतलब वो आदमी एज अ ओनर पैसा दे रहा है, तो सबसे ज्यादा रिस्क भी उसके पास ही होगी एज अ ओनर, तो उसको सबसे लास्ट में पेमेंट होगा। आपको समझ में आ रहा है भैया? मैं ये 3 अकाउंट जो बना रहा हूं, या ये जो कानून बोलता है 3 अकाउंट बनाओ, ऐसे ही नहीं है। ये 3 अकाउंट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हमारे एसेट को बेच के पैसा आएगा, प्रायोरिटी वाइज पेमेंट होगा। सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट होगा जो रियलाइजेशन में खड़ी है, उनके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर लोन को पेमेंट होगा। लोन को होने के बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल को एंड में पेमेंट होगा। सर एंड में पैसा नहीं बचा तो लॉस हो गया पार्टनर्स कैपिटल को। वैसे आपके यहां तक के सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब आपके इंसॉल्वेंसी नहीं है कि फर्म दिवालिया हो जाए, बट मैं नॉर्मली बता रहा हूं सबसे एंड में सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेगा? पार्टनर्स कैपिटल। मतलब पार्टनर जो होंगे मेन, वो ज्यादा रिस्क लेंगे सबसे। अगर एंड में पैसा नहीं बचा तो उनका पैसा डूब गया। उन्होंने धंधा किया था, अब धंधे में फायदा भी हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों कमाते तो भी वही कमाते, नुकसान हुआ तो भी वही करेंगे। स्टोरी आ रही है समझ में? तो मैंने कहा अब वापस
आराम से आराम से। मैंने कहा एसेट हो गया। अब आपको समझ में आया हमने क्या किया? हमने ये किया कि भैया जो भी एसेट साइड हमारे बैलेंसेस आ रहे थे, उन एसेट साइड में आने वाले बैलेंसेस को हमने ट्रांसफर कर दिया इन 4 अकाउंट में जहां जो जा सकता था। हमारे इस वाले केस में अदर लाइबिलिटीज में गया और पार्टनर्स कैपिटल में गया। स्टोरी क्लियर है, दिमाग में सेट है। अब मैंने कहा आते हैं लाइबिलिटी साइड। मैंने कहा एक बात बताओ, एक्स और वाई का जो कैपिटल का बैलेंस है वो प्रायोरिटी 1 में है कि 2 में है कि 3 में? 3 में। तो इसका मतलब हमें बाकी लाइबिलिटीज से पार्टनर्स कैपिटल को अलग दिखाना पड़ेगा, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया और यहां पे हमने डाला भैया इनका बैलेंस। सर आपने ये क्रेडिट साइड क्यों लिखा? वापस बेटा वही लॉजिक, ये पैसा मुझे इनको देने का है। समझ में आ रहा है? ये पैसा मुझे इनको देने का है, तो इसलिए मेरे लिए लायबिलिटी है। मैं कौन फर्म, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया। आ रहा समझ? मैंने कहा उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स आ रहा समझ। मुझे एक बात बताओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है मेरे लिए? वो मेरे लिए क्या है? कौन सी वाली पार्टी है? आउटसाइड पार्टी है कि इनसाइड पार्टी है? आउटसाइड पार्टी है। तो भैया आउटसाइड पार्टी तो रियलाइजेशन में जाएगी। कहां जाएगी? रियलाइजेशन में। कौन से साइड जाएगी? क्रेडिट साइड। आप यहां लिखोगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर आप ऐसा क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हो इसको? मैंने कहा एंट्री विजुअलाइज करेंगे अभी, डू नॉट वरी। एंट्री विजुअलाइज करेंगे और आपको दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, आपके जो क्रेडिटर है वो आपके लिए है क्या? क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। आप ये एंट्री को विजुअलाइज करो। इस एंट्री में आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड मारा, इसका मतलब आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट मारा, तभी तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आया। कितने से आया? 40,000। तो यहां पे डाला अपन ने 40,000। इसका मतलब जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो खुद अपने आप में डेबिट हुआ होगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तभी तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाके हमने क्रेडिट साइड लिखा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब यहां पे डाल दिया मैंने 40,000। अब आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं, वापस सुनना। मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिसोल्यूशन कर रहा हूं। डिसोल्यूशन में क्या कर रहा हूं? बुक्स को क्लोज कर रहा हूं। जब मैं बुक्स को क्लोज करूंगा क्या होगा? मेरा एसेट जो होगा वो 0 होगा, अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। स्टोरी क्लियर है? जब मैं ये एंट्री मारता हूं और मैं मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट मार देता हूं, इसका मतलब वो जो क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट मार दिया, मतलब बैलेंस कितना हो गया? 0। स्टोरी समझ में आ रही है? दिमाग में जा रही है? थोड़ी थोड़ी जाएगी, अभी ऐसा मत सोचना पूरी चली जाएगी। आ रहा समझ में? अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है। आप जब कल एंड होगा, पूरा का पूरा समअप होगा, सवाल सारे के सारे स्टेप्स खत्म होंगे, तब पूरा दिमाग में पिक्चर जाएगी। बट यस, ये स्टेपिंग स्टोन है। यहां आपको 20-25% समझ में आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। उससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उससे कम आ रहा है तो मतलब फिर भी गड़बड़ है। बट 20-25% मतलब एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है अपने लिए। अब सुनना, मैंने कहा अब हो गया ये वाला पार्ट, अब आ जाओ बैलेंस शीट में और क्या है। तो मैंने कहा ये भी हो गया, अब बचा प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? मुझे बताओ ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? कैन आई से दैट जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा एक खर्चा था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था, वैसे ही क्या मैं कह सकता हूं ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो क्या है? मैंने कहा वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ना मेरा, वो पार्टनर्स को देने का है। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक पार्टनर्स को बट जाना चाहिए था, बांट देना चाहिए था, बट मैंने बांटा नहीं 20,000, तो आज मैं अगर उनको दूंगा तो मेरी लायबिलिटी उनकी तरफ बढ़ेगी, और जब मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी तो मैं पार्टनर को क्रेडिट करूंगा। स्टोरी क्लियर है? मैंने कहा अब इसकी भी एंट्री देख लो भैया। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस था, क्या था बेटा? क्रेडिट बैलेंस था। तो मैं जब मेरी ये लायबिलिटी खत्म कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करूंगा? डेबिट मारूंगा। डेबिट मारूंगा कितने से? 20,000 से। और क्रेडिट करूंगा मैं एक्स और वाई को। तो आप देखो मैंने एक्स और वाई को क्रेडिट कर दिया 10,000 से, और मैंने पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब वापस देखो एक्सटेंडेड लॉजिक, वापस मैंने कहा पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने पीएनएल को डेबिट मार दिया, मतलब पीएनएल का बैलेंस 0 कर दिया। सर ये बार बार आप एक्स और वाई को जब क्रेडिट करते हो तो एक्स और वाई का अकाउंट तो क्लोज हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने कहा वापस आओ इधर। मैंने कहा ये 4 अकाउंट थे हमारे पास,
मैंने कहा मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारे के सारे बैलेंस डाल रहा हूं जो पार्टनर को बिलोंग करते हैं, ताकि जब मैं फाइनली प्रायोरिटी 3 पे पेमेंट करूं तो मुझे पता तो होना चाहिए पार्टनर्स को देना कितना है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ ये निकाला जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के कि पार्टनर्स की तरफ हमारी लायबिलिटी कितनी है, ज्यादा है कम है। इज दिस क्लियर टू यू? एग्जैक्ट अमाउंट निकाला जा रहा है ताकि जब उसको पेमेंट करने की बारी आए एटलीस्ट एज अ फर्म वी शुड नो कि हमें पेमेंट कितना करना है। एम आई मेकिंग सेंस? तो मैंने कहा ये देखो हम इस स्टेप तक आ गए। अब आ जाओ भैया इसके बाद क्या है। इसके बाद अब आप देखो एक्स का लोन है। किसका लोन है? एक्स का लोन। और ये लायबिलिटी साइड है, मतलब ये फर्म ने लिया है। किसने लिया है मेरे प्यारे बच्चों? ये फर्म ने लिया है। तो मैंने कहा फर्म की लायबिलिटी है तो पार्टनर्स लोन भी हमें अलग से दिखाना है। क्यों दिखाना है ये मैं आपको रॉकेट साइंस बता चुका हूं कि भैया पार्टनर्स लोन का पेमेंट कैपिटल से पहले होगा तो इसको कैपिटल से अलग दिखाना पड़ेगा। अब ये हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आ रहा सुन? अब आप देखो आज की डेट में आपने सारा का सारा काम कर लिया। कौन सा सारा का सारा काम कर लिया? आपने जो भी बैलेंस शीट में आइटम थे, मैंने क्या कहा पहला स्टेप 1, आगे मत सोचो कैसे क्लोज होगा, क्या लॉजिक होगा, पेमेंट कैसे होगा, अकाउंट क्लोज कैसे होंगे, वो मत सोचो। अभी सिर्फ तुम्हारा टारगेट क्या था? स्टेप 1। स्टेप 1 ये था कि जो भी आपको एसेट और लायबिलिटीज दे रखे हैं आप उन सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को आप ट्रांसफर करोगे इन चारों अकाउंट में। तो आपको सिर्फ अभी तक सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि जितने आइटम दिए हुए होते हैं ना एसेट और लायबिलिटी में, कौन सा रियलाइजेशन में जाएगा, कौन सा पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, कौन सा लोन में जाएगा, कौन सा कैश एंड बैंक में जाएगा, इतना ही आपको पता होना चाहिए। इससे आगे आप बढ़ोगे तो दिमाग पे स्ट्रेस आएगा। तो अभी जस्ट लीव इट।